Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से जुड़े विभिन्न विषयों और उनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की परिभाषा, उसकी हिस्ट्री तथा मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। अब से पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने मोटिवेशन के अर्थ को समझा, उसको परिभाषित किया और ये जाना कि मोटिवेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं तथा मोटिवेशन की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या उपयोगिता है। उसके बाद हम लोगों ने यह जाना कि मोटिवेशन की जो सभी थेरीज़ हैं, क्या हम उन सभी थेरीज़ को कुछ बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। तो हमने देखा कि हमने उन्हें 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। उसकी जो पहली कैटेगरी थी कंटेंट थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन, जो मोटिवेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक हैं, अवयव हैं, जिनसे मोटिवेशन मिलकर बनता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने कंटेंट थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और कंप्लीट किया। आज के इस लेक्चर से हम लोग प्रोसेस थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन के बारे में अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोसेस थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन किस प्रकार कंटेंट थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन से भिन्न हैं, किन दायरों में, किन मायने में ये एक दूसरे से डिफ़र करती हैं तथा उसके बाद हम लोग प्रोसेस थेरीज़ के इस ग्रुप में जो डिफरेंट मोटिवेशन की थेरीज़ आती हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। उनका क्या अर्थ है, उनकी क्या फंक्शनिंग है तथा हम ऑर्गेनाइजेशंस में किस प्रकार उन थेरीज़ का उपयोग कर सकते हैं, इस सभी को आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले अपने इस डिस्कशन को इस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं कि प्रोसेस थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन क्या है और यह किस प्रकार कंटेंट थेरीज़ से डिफरेंट है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो प्रोसेस थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन है, ये किन तरह के प्रोसीजर्स पर, किन तरह के फैक्टर्स पर फोकस करती है। ये इंक्लूड करती है सोशल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस पर। अर्थात ये जो प्रोसेस थेरीज़ का एक ग्रुप है, इसमें जो थ्योरीज़ होंगी उसमें सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जो व्यवहारिक प्रोसेसेस हैं जिनसे हमारी मोटिवेशन और ह्यूमन बिहेवियर प्रभावित होता है, उनका डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट, ये जो थेरीज़ हैं ये किस चीज़ को लेके फोकस करती हैं कि इनकरेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट, किस तरफ अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर हम लोग इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग प्रोसेस थ्योरीज़ या प्रक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर मोटिवेशन की जो थ्योरीज़ निहित हैं वो सभी एक प्रोसेस को
आपके सामने रखने का प्रयास करती हैं, ताकि आप मोटिवेशन के कंटेंट के साथ साथ उसके प्रोसेस को भी भली भांति जान सकें। उसके अतिरिक्त ये जो सिद्धांत हैं, ये सब कंटेंट के बजाय आपकी प्रक्रिया को ज़्यादा समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, ये सिद्धांत ये भी बताने का प्रयास करते हैं या इस चीज़ पर भी फोकस करते हैं कि समय के साथ साथ जो इंडिविजुअल है उसके ऑब्जेक्टिव्स और मोटिवेशन में किस प्रकार चेंजेस आते हैं। जैसा कि नाम से ही हम सब लोग समझ सकते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस, तो ये जो समय के कारण, व्यक्तियों के कारण या और जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के जो फैक्टर्स हैं उनके कारण जो व्यक्ति के उद्देश्यों में और उनके मोटिवेशन के लेवल्स में इन्फ्लुएंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, ये उन पर भी फोकस करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग यह जान सकते हैं कि प्रबंधकों को न केवल अब कंटेंट्स के बारे में जानकारी होगी, अब उनको ये भी पता होगा कि जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन है उसकी प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। देखिए, यदि हम सामान्य शब्दों में समझें तो किसी को भी किसी वस्तु के बारे में यदि यह पता हो कि यह इन इन कंपोनेंट से या इन कंटेंट्स से मिलकर बना है, तो उससे हमें उसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है और उस नॉलेज का हम लोग उपयोग कर पाते हैं अपने दैनिक जीवन में। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक और आवश्यकता है, वो ये कि ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार वर्क करता है। तो कंटेंट के साथ साथ यदि हमारे पास प्रोसेस की भी इंफॉर्मेशन हो तो उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम लोग अप्लाइड की बात करते हैं, अर्थात एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अप्लाइड फील्ड है, जहाँ पर हम लोग ये जो थियरीज़ हैं इनको अप्लाई करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है, जो उसकी सक्सेस है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन सुचारू रूप से अपना कार्य करे और हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर कंडीशंस प्रोवाइड कर सकें, तथा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से अपने जो उनको रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उनको पूरा कर सकें। तो यहाँ पर हमें प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो एक मैनेजर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो वो क्या कर सकता है, अब वो जो ये मोटिवेशन के जो कॉन्सेप्ट के जो मिस्ट्री है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हें सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है और इस तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर सकता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हाईली मोटिवेटेड रखा जा सके। तो एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल के तहत हम ये समझते हैं कि जैसे अगर मुझे किसी चीज़ का उपयोग करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक बाइक है और मुझे उसको बेस्ट यूज़ करना है, तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं ये जानूं कि वो बाइक किस तरीके से बनी हुई है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, और उसके साथ साथ यदि मुझे ये जानकारी हो कि ये बाइक कैसे वर्क करती है, इसका जो मशीनरी है उसका प्रोसेस क्या है, तो जब मेरे पास उसके कंटेंट्स और उसके प्रोसेस दोनों की जानकारी होगी तो मेरे लिए ये काफ़ी आसान होगा कि अब मेरे पास जो वो मशीन है या जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे बाइक के फॉर्म में हो या किसी भी तरीके से, अब मैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को, इन्हीं डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए आगे की जो थेरीज़ हैं, जो प्रोसेस की कैटेगरीज़ में आती हैं, उनके बारे में हम लोग आगे अपने इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये प्रोसेस की थ्योरीज़ हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में और ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में समझने में और उनको भली भांति चलाने में हमारी मदद करती है।
तो इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले जिस थ्योरी का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसे कहते हैं इक्विटी थ्योरी, समानता सिद्धांत। इस थ्योरी को एडम्स ने प्रपोज किया। बेसिक आइडिया इक्विटी थ्योरी का है कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन। तो यहाँ पर हम पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम कंपैरिजन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि सोशल कंपैरिजन किसे कहते हैं। तो यदि आपसे कोई कहे कि कंपैरिजन क्या होता है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है या अगर आपके पास कोई एक वस्तु है तो आप किसी दूसरे से कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा उसके साथ अपनी तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि जो आपके पास वस्तु है या चीज़ है, कोई भी आपके पास रिसोर्स है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो दूसरे के पास है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस प्रकार इन दोनों की हम तुलना कर कर ये जान सकते हैं कि किसके पास जो वस्तु है या जो रिसोर्सेज हैं वो कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि हम लोग रिवॉर्ड्स के बारे में बात करें या इस बारे में बात करें कि हमें क्या मिला, हमारा क्या रिज़ल्ट आया, तब भी हम लोग अपना कंपैरिजन करते हैं। जैसे क्लास में अगर अभी कोई एक एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आए, तो जब आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं तो आप सिर्फ इस बात पर ध्यान अपना केंद्रित नहीं करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप इसके साथ साथ और कहाँ ध्यान देते हैं कि मेरे साथ वाले के कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लगा कि अगर मेरे 80 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, तो मेरे पास अभी एक परसेप्शन, एक फीलिंग डेवलप होगी, एक इमोशन डेवलप होगा। उसके बाद मैंने अपने कलीग से पूछा, अपने साथ के स्टूडेंट से पूछा उसके कितने नंबर आए हैं, 75। तो यहाँ पर जब मैं अपने 80 नंबर्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो किसके साथ कर रहा हूँ, दूसरे के साथ। तो समाज में हम लोग जो भी व्यवहार करते हैं या जो भी हमें मिलता है, हम हमेशा उसका अपनी सोसाइटी में जो और लोग हैं उनके साथ उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और यह कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे पास है उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और जो दूसरे के पास है उसकी क्या उपयोगिता है, क्या बेनिफिट्स हैं, जो रिवॉर्ड्स हमें मिले वो क्यों मिले, जो रिवॉर्ड्स उन्हें मिले या जो चीज़ें उनके पास हैं वो उनके पास क्यों हैं। तो ये सोशल कंपैरिजन के जो बेसिक मीनिंग है ये उसके बारे में हमें बताता है। अब हम आगे देखते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन ये किससे जुड़े हुए हैं, हमारे परसेप्शन ऑफ इक्विटी या अनइक्विटी से। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हम लोग परफॉर्म करते हैं और जो हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो किस पर आधारित होता है, हमारे इस परसेप्शन पर कि जो हमें मिला क्या वो फेयर था, क्या वो जस्टिस उसके साथ हुआ या नहीं हुआ। इसी एग्ज़ाम्पल को हम लोग अभी जो नंबर्स का एग्ज़ाम्पल था उससे फिर समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर मेरे नंबर 80 आए, किसी के 75 आए और मैंने ये देखा कि क्लास में अब सबसे ज़्यादा मेरे नंबर हैं, तो यहाँ पर जो मेरे अंदर परसेप्शन होगा वो इस बात से डेवलप होगा कि मैंने जो कंपैरिजन किया उनके कितने नंबर आए। तो मुझे लगा कि अगर 80 नंबर हाईएस्ट हैं तो मुझे लगेगा कि अब मुझे जो नंबर्स मिले हैं वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने जितना अच्छा लिखा, जितना अच्छा मेरा क्लास का परफॉर्मेंस था उससे मुझे कम नंबर मिले और बाकी लोगों को जिनका क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, उनको ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन और जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो हमारे कंपैरिजन से और उस कंपैरिजन के बाद जो हमें परसेप्शन होता है फेयरनेस का, जस्टिस का, इक्विटी का, समानता का, उससे जुड़ा हुआ है या आप कह सकते हैं उसी के द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एग्जामिन या एक्सपेक्टेशन किसके बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में। क्यों, जो भी हम परफॉर्मेंस करें तो यहाँ पर हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि जब भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं,
कुछ काम करते हैं तो क्या होता है, हम पहले जो उसके आउटकम्स हो सकते हैं उन्हें एग्जामिन करते हैं और ये एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं कि ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से परफॉर्म किया तो मुझे ये परिणाम मिलेंगे। अगर मैंने परफॉर्म किया, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 100 सेल्स की तो मुझे ये एग्जामिनेशन होगा, पहले करूँगा कि 100 सेल करने के बाद मुझे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, इसके क्या क्या आउटकम होंगे। उसके बाद मैं ये एक्सपेक्टेशन अपनी क्रिएट करूँगा कि अब मुझे सो एंड सो एंड सो या इस तरह के रिवॉर्ड्स मुझे मिलेंगे। उसके बाद कंपेयर हम लोग किसका करते हैं, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, किसके साथ, औरों के साथ। ये हम लोगों ने बहुत क्लियर समझ लिया। लेकिन जब हम लोग कभी अपने परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड का जो रेशियो है उसे कंपेयर करते हैं औरों के साथ, तो हम एक बात का और ध्यान रखते हैं कि जो डिफरेंट इसके अतिरिक्त जो फैक्टर्स हैं उनका समान रूप से हो। जैसे अगर मुझे अपना कंपैरिजन करना हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर मैंने इतना परफॉर्म किया तो मुझे इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उन्हीं के साथ कंपैरिजन करूं जिनकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशंस या मुझे जो रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं वो सिमिलर हो। यदि मैं अपना कंपैरिजन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायर अथॉरिटीज़ से करूं, जो एजुकेशन में भी मुझसे ज़्यादा हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन भी मुझसे ज़्यादा है, स्किल्स भी मुझसे ज़्यादा हैं और जिनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझसे डिफरेंट हैं, तो उस कंडीशन में जब मैं ये कंपैरिजन करता हूँ तो उससे जो परसेप्शन क्रिएट होगा वो गलत होगा। तो हम लोग कंपैरिजन करते हुए जो बाकी सिमिलरिटीज़ हैं या बाकी फैक्टर्स हैं उन्हें सिमिलर करते हैं, एज, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अलग। और तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जब मैं अपना कंपेयर करूं तो अपने ही जैसे लोगों का कंपैरिजन करूंगा। जैसे अगर आप इस क्लास में अपने मार्क्स का कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स से कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे किसी कॉलेज या ऐसे किसी व्यक्ति का कंपैरिजन करेंगे जो आपके फील्ड का नहीं है। तो यहाँ पे आप पहले एक सिमिलैरिटी का जो प्लेटफॉर्म है उसे प्रिपेयर करते हैं और सिमिलैरिटी के प्लेटफॉर्म पर ही खड़े होकर अपने परफॉर्मेंस और जो रिवॉर्ड है उसके रेशियो को कंपैरिजन करते हैं। तो जो थ्योरी है इसमें क्या माना गया कि जो मोटिवेशन है ये किससे ओरिजिनेट होता है या किससे जुड़ा हुआ है, वो है कंपैरिजन। क्योंकि हम लोग यहाँ इस पूरी थ्योरी में कंपैरिजन को एक बेसिक आइडिया मान रहे हैं। अगर कंपैरिजन के आउटकम्स पॉजिटिव हैं तो ये हमें और ज़्यादा मोटिवेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन यदि मैं कंपैरिजन में ये देखता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ अनफेयर हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो उस कंडीशन में मेरे अंदर किस तरह के परसेप्शन होंगे, नेगेटिव। तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी अधिक है कि अब मेरा मोटिवेशन का लेवल लो होगा, मेरी परफॉर्मेंस का लेवल कम हो जाएगा और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उतना एंगेज फील नहीं करूँगा। इसके अतिरिक्त जो इस थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम लोग उसे डेफिनेशंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एडम्स जो एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, उन्होंने बताया इनइक्विटी कब एग्जिस्ट करती है, जब पर्सन क्या करे, परसीव करे क्या कि उसका जो आउटकम है इनपुट का और अदर्स का आउटकम और जो इनपुट का रेशियो है वो अनइक्वल है। जैसा हम लोगों ने अभी बहुत सिंपल शब्दों में समझा कि अगर मैंने इतना इनपुट दिया और मुझे ये आउटपुट मिला, उसके बाद एक और व्यक्ति है उसने इतना इनपुट दिया, उसे ये आउटपुट मिला, तो मैं क्या करूँगा, अपने इनपुट और आउटपुट और उसके इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन करूँगा। और अगर मुझे लगा कि अनइक्वल है तो उस अनइक्वलिटी की पोजीशन में मेरी जो मोटिवेशन है वो कुछ हद तक डिस्टॉर्ट होगी या हम कह सकते हैं कि उसमें डिफ़िकल्टीज़ ओरिजिनेट होंगी, उत्पन्न होंगी।
उसके बाद कैरल ने क्या कहा कि इंडिविजुअल्स क्या अप्रेस करते हैं, एफर्ट्स, आउटकम्स, किसके, अपने और अन्यों के, इन द कंडीशंस ऑफ इनइक्विटी। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। किससे ज़्यादा, अगर इक्विटेबल कंडीशंस हो। तो यहाँ इसका अर्थ है कि अगर मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अनफेयर हुआ या इनजस्टिस हुआ, तो मेरे अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस डेवलप होगा कि मुझे इतना एफर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे जो इनपुट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो मेरा आउटपुट मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला, औरों को ज़्यादा मिला। तो इस तरह के डिसोनेंस में मेरी जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टॉर्टेड होगी, उसका जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा। उसके बाद ये जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं इस थ्योरी के बेसिस पर, कब, जब हमें अपने मोटिवेशन के लिए कोई प्रोग्राम डेवलप करना हो या हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के लेवल को इम्प्रूव करना हो। तो जो मेथड्स हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं, एक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप हो। तो आप देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशनशिप हैं एक दूसरे के साथ, तो उस समय आपका जो परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस या परसेप्शन ऑफ फेयरनेस है, इसमें समहाउ आप एक कंट्रोल फील करते हैं। अगर आपके किसी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते ना हो, उस कंडीशन में जब आप अपना कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस की फीलिंग या एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वो किस चीज़ पे फोकस करें, बैलेंस बनाने का फोकस करें, एफर्ट्स और रिवॉर्ड किसके लिए, सभी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए। अर्थात अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 इक्वली एलिजिबल लोग हैं तो जो उनका इनपुट और जो आउटपुट या उनके जो एफर्ट्स और जो रिवॉर्ड हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बैलेंस बने। यदि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं या जो प्रोसेसेस हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अगर सभी इक्वली एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी उनमें से किसी को कारणवश मैं ज़्यादा रिवॉर्ड दूं और किसी को कुछ कारणवश मैं कम रिवॉर्ड दूं, तो क्या होगा, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है या जो मोटिवेशन का एक शेप है, एक पूरा नेचर है, वो डिस्टॉर्ट होता चला जाएगा, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे चलकर बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ये पूरी थ्योरी है इसका क्या एक कंक्लूज़न है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, जस्टिस और समानता के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है और ये समझने का प्रयास करता है कि लोग कैसे समानता और फेयरनेस को समझते हैं और परसीव करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि परसेप्शन ऑफ जस्टिस, परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, परसेप्शन ऑफ फेयरनेस। तो यहाँ पर जब हम फेयरनेस के परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि यदि मैंने ये परसीव किया कि इनजस्टिस हुआ या अनफेयर हुआ तो जो उसके आउटकम्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में होंगे, उनके ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर समहाउ मैंने ये परसीव नहीं किया या मैं परसीव करने में फ़ेल हुआ तो क्या होगा कि अगर वो अनइक्वलिटी या वो इनजस्टिस या अनफेयर ट्रीटमेंट जो हुआ है उसका जो आउटकम है वो उस लेवल पर उतना मैग्नीट्यूड उसका हाई नहीं होगा। हो सकता है समय के साथ साथ जब इन चीज़ों की जानकारी मिले तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिले। लेकिन यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि परसेप्शन जो है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो जैसा कि हमने प्रोसेस थ्योरीज़ के डिस्कशन के शुरू में कहा था कि यहाँ पर कॉग्निटिव जो फैक्टर्स हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो परसेप्शन एक कॉग्निशन का जो एक फैक्टर है उसके रूप में हमें हमारी मोटिवेशन को समझने और उसको
कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद अंडर इक्वल, इक्वल एंड ओवर रिवॉर्ड इनइक्विटी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने इसे 3 भागों में बांटा। तो एक हुआ अंडर, एक हुआ इक्वल, एक हुआ ओवर। तो यहाँ अंडर का अर्थ है जब मुझे लगे कि मेरा जो इनपुट और आउटपुट है, अर्थात जो मैंने कार्य किया और जो मुझे रिवॉर्ड मिला, वो क्या है, अंडर गो हुआ, कम हुआ। किसके मुकाबले? दूसरों के मुकाबले। दूसरों ने जो काम किया, जितना उन्होंने काम किया, उन्हें उस जो रिवॉर्ड मिला उसके और मेरे रेशियो में बहुत ज़्यादा कमी है, मुझे कम मिला, लेसर देन। तो मुझे जो परसेप्शन होगा वो अंडर का परसेप्शन होगा। दूसरी क्या पोजीशन हो सकती है? इक्वल, अर्थात मेरा जो इनपुट है, मेरा जो आउटपुट है तथा दूसरे का जो इनपुट है, दूसरे का जो आउटपुट है, वो इक्वल है, एक जैसा है। ओवर का यहाँ अर्थ है जब मुझे लगे कि मेरा जो इनपुट है और जो मुझे रिवॉर्ड मिला और जो दूसरे का इनपुट है और जो दूसरे को रिवॉर्ड मिला उसमें मुझे ज़्यादा मिला, ग्रेटर देन। तो ये ओवर रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट को समझाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एंटाइटल्ड। तो कुछ परिस्थितियों में ये परसेप्शन होता है कि यदि मेरा इनपुट और मेरा जो रिवॉर्ड है वो औरों के मुकाबले ग्रेटर है, तो क्या है, मैं चूँकि उस चीज़ को पाने के लिए एंटाइटल्ड हूँ, तो मेरे अंदर जो फीलिंग है या जो परसेप्शन है वो अब इनजस्टिस का परसेप्शन नहीं आ रहा है। वो कैसा परसेप्शन मैं फील कर रहा हूँ कि नहीं, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, मैं इसके लिए एंटाइटल्ड था। तो इस एंटाइटल्ड के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब आपको लगे कि जो आपको ओवर मिला है उसके लिए आप पहले से ही निर्धारित हैं या एंटाइटल्ड हैं। अब यहाँ पर एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सेंसिटिविटी का। तो यहाँ पर जैसा हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किया था कि यदि मुझे इस चीज़ का परसेप्शन ही ना हो या सेंसेशन या मेरी सेंसिटिविटी ही ना हो फेयरनेस या जस्टिस के लिए, तो क्या होगा, अब इस कॉन्सेप्ट का हमारे दैनिक जीवन में यूज़ कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी चीज़ पर रिलाई करता है, डिपेंड करता है कि जो परसेप्शन है वो किस तरह का है, जो कंपैरिजन है वो किस तरह का है। लेकिन यदि मेरे अंदर फेयरनेस को, जस्टिस को लेके सेंसिटिविटी ही ना हो, मैं मानूं ही ना, मैं फील ही ना करूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो जैसा चल रहा है मैं उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करता जाऊंगा। तो जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तो जो मेरी मोटिवेशन है वो एक स्टैग्नेंट, एक उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी, भले ही वो मोटिवेशन का लेवल बहुत कम ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है यह है, हम मॉडिफाई करें किसमें, कंपैरिजन के पैटर्न में। तो यदि एज ए मैनेजर मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो कंपैरिजन का पैटर्न है मैं उसे मॉडिफाई करूँ, तो क्या होगा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो परसेप्शन ऑफ इनजस्टिस या अनफेयर ट्रीटमेंट का जो परसेप्शन है उसमें मैं समहाउ कुछ हद तक कमी लाने में सफल हो पाऊँगा, क्योंकि मैंने क्या किया, जो कंपैरिजन का जो पैटर्न था उसे ही चेंज कर दिया। तो उससे जो वो परसेप्शन था, जो फीलिंग थी, वो समहाउ मैंने कुछ हद तक डाइल्यूट की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपना कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कंपैरिजन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ये कुछ इस तरीके से है जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ XYZ, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके साथ अपना कंपैरिजन करता हूँ, तो इसे हम लोग कहते हैं कंपेयर विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हम कंपेयर करें खुद को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से, कि मैं कंपेयर करूं कि देखो उस डिपार्टमेंट में, उस ग्रुप में, उस टीम में इस तरह का रिवॉर्ड है, इस तरह का रिवॉर्ड का रेशियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कंडीशन डिफरेंट है। तो कंपैरिजन मैंने यहाँ पे किसके साथ किया, किसी रेफर्ड ग्रुप के साथ। थर्ड क्या कंडीशन हो सकती है, जब मैं अपना कंपैरिजन करूं एक स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशन में, कि देखिए
जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है इससे मिलती जुलती, बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में इस तरह का काम करने पे इतना रिवॉर्ड मिलता है, या अगर मैं टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो बाकी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इतनी सैलरी है, बाकी और सभी ऑर्गेनाइजेशन में देखो इतना ज़्यादा पेमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशंस का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस थ्योरी से हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हमारे अंदर इनजस्टिस की फीलिंग हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएं या घट जाएं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि यदि मुझे लो लेवल पे इनजस्टिस या अनफेयर ट्रीटमेंट मैंने परसीव किया और मुझे लगा कि अभी मेरे अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद मैंने जो एफ़र्ट किया था उसमें भी कुछ ना कुछ कमी थी, तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने जो इनपुट है, जो अपनी परफॉर्मेंस है, एफ़र्ट है, उसे बढ़ाऊं। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब मुझे लगे कि चूँकि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो मैं क्यों एफ़र्ट करूँ, तो मेरे एफ़र्ट्स, मेरी परफॉर्मेंस लो होती चली जाएगी। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इनजस्टिस का परसेप्शन है या आपको लगता है कि यहाँ पर औरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट या एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद चेंज अ जॉब। तो यदि अगर हमारे अंदर ये परसेप्शन है, फीलिंग है कि यहाँ पर बिल्कुल अनफेयर है, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी ऐसी कोशिश करेंगे कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन से लीव कर दें या अपनी जॉब को चेंज कर दें। उसके बाद डिससेटिस्फैक्शन। जहाँ पर न्याय या इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहाँ पर अधिकतर हम लोग डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं, लेकिन यदि हम उसके डायरेक्ट विक्टिम ना हो, फिर भी हमें लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ पर हम रहते हैं बहुत इनजस्टिस है, तब हम लोगों को डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। एडम्स के कॉन्सेप्ट को और एडम के द्वारा दी गई थ्योरी को समझने के बाद अब हम लोग जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एक्सपेक्टेंसी की जो थ्योरी है उसका अर्थ क्या है और वो किस प्रकार हमें वर्क मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती है और उसके द्वारा हम लोग किस प्रकार अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं या उनके मोटिवेशन के जो प्रोसेस हैं उनको समझ सकते हैं। तो जो प्रत्याशा का सिद्धांत अर्थात एक्सपेक्टेंसी की थ्योरी दी, इसको विक्टर व्रूम ने प्रपोज किया। विक्टर व्रूम ने मोटिवेशन को जब डिफ़ाइन किया तो उन्होंने कहा कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हेल्प करती है, किसमें, जो डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं या हमारे कार्य करने के तरीके हैं, उसमें हमें किस तरीके का व्यवहार चूज़ करना है। तो यदि मेरे पास या हम सभी के पास जब भी हमें कोई कार्य या रेस्पॉन्स करना होता है तो रेस्पॉन्स करने के डिफरेंट पैटर्न्स, तरीके हम लोग के पास अवेलेबल होते हैं, उनमें से हम किसी एक तरीके को चूज़ करते हैं। व्रूम ने कहा कि जो मोटिवेशन है ये यही प्रोसेस है कि इन सब तरीकों में से हम लोग किस तरीके को चूज़ करते हैं और किसके अनुसार अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंटेंट थ्योरीज हैं, व्रूम ने माना कि वो जो मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करने में, समझने में अपर्याप्त हैं। अर्थात ये नहीं कहा जा रहा है कि वो गलत हैं, लेकिन इनका मानना है कि हमें अभी और इन्फॉर्मेशन की और नॉलेज की ज़रूरत है यदि हमें मोटिवेशन का जो प्रोसेस है, मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना है और उसे अपने डेली लाइफ में मैक्सिमम तरीके से उपयोग में लाना है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं
कि जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये कर्ट लेविन और टॉलमैन की जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से, जो इन दोनों ने कॉग्निटिव के पर्सपेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया, बताया, उन पे समहाउ आधारित है। या आप कहिए कि व्रूम ने इनके कॉन्सेप्ट्स को बेस बनाकर या इनके कॉन्सेप्ट्स को समझकर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? इनपुट आउटपुट पर, कि आपने क्या कार्य किया, कितना कार्य किया, और जो कार्य आपने किया उसका आपको क्या रिवॉर्ड मिला, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आए, या क्या उसका आउटकम आपको मिला। ये ही एक बेस्ट तरीका है किसके लिए? मोटिवेशन को समझने के लिए और मोटिवेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसा प्रोसेस थ्योरी के डेफिनेशंस में हमने शुरू में कहा कि इसमें जो थ्योरीज हैं वो किस पे ज़्यादा फोकस करेंगी? प्रोसेस पर। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो इनपुट आउटपुट का प्रोसीजर है ये हमें बहुत हेल्प करता है या हमारे लिए बहुत उपयोगी है मोटिवेशन को समझने के लिए और साथ ही साथ मोटिवेशन के जो प्रोसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ आगे हम देखते हैं कि यदि जॉब परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई हैं तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए, वो कैसी होंगी? हाई होंगी। अगर मेरा जो कार्य है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल है, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डिमांड कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डिमांड कर रही हैं, और वो जो मेरे एफ़र्ट्स हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बिना उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो उस कंडीशन में मेरी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए, वो जो कैसी होंगी? बहुत हाई होंगी। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये हमें हेल्प करता है हमारी मोटिवेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। आगे हम क्या देखते हैं कि जब कर्मचारी को जो काम दिया जाता है जब वो उसे पूरा कर लेता है तो वो क्या करता है? जो उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनकी डिमांड करने लगता है। या जैसे क्लास में अगर एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में अगर आपने परफॉर्म किया तो उसके बाद आपको किस चीज़ का इंतज़ार रहता है? रिज़ल्ट का। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट आपको ये बताएगा कि आपने जो इनपुट दिया, जो आपने एफ़र्ट किया, उसके एफ़र्ट का जो परिणाम आपको मिला वो कैसा मिला, वो क्या मिला। तो हमेशा जैसे ही आपका टास्क पूरा हो जाएगा आप क्या चाहेंगे कि जो टास्क है इसका अब जो रिज़ल्ट है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो आउटकम्स हैं, वो अब आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हाई होने लगती हैं रिज़ल्ट के लेके, कि अब रिज़ल्ट क्या आया है आपको पता चले, ताकि आप ये देख सकें कि जो आपने इनपुट दिया, जो आपने एफ़र्ट किए, उसका आपको कॉन्सिक्वेंस में क्या मिला। अब हम लोग आगे समझते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी और हमें क्या क्या डिस्कशन के बारे में बताती है। तो ये बताती है कि जो इंडिविजुअल की डिसीज़न मेकिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसी भी एक्शन के, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसका डिसीज़न हम लोग पहले ही ले लेते हैं। हम पहले से कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि ये हमारे इनपुट हैं, ये हमारा आउटपुट होगा, ये हमने चूज़ किया कि इन बिहेवियर पैटर्न्स में हमें चूज़ किया। तो ये सब क्या है? ये इंडिविजुअल की जो डिसीज़न मेकिंग है उसका जो आउटकम है उसको ये थ्योरी इंटीग्रेट करती है या उसके जो योगदान है उसको महत्व देती है। इसके बाद दूसरा इसका जो फोकस है वो है इंडिविजुअल पर। यहाँ ये थ्योरी इंडिविजुअल व्यक्ति के जो परसेप्शन है, व्यक्ति की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके योगदान को बहुत सिग्निफिकेंट रूप से एक्सेप्ट करती है। अब ये और क्या मानती है कि जो इंडिविजुअल हैं वो मोटिवेटेड होंगे, एंगेज होंगे, कब? एक पर्टिकुलर टास्क में, किसके अकॉर्डिंगली? अपनी एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली।
कि अगर मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके ये रिजल्ट्स होंगे, तो ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ये मुझे पुश करती है उस कार्य में एंगेज होने में। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ, मेरे इंडिविजुअल का, मेरे डिसीजंस का और मेरी एक्सपेक्टेशंस का। अब जो नेक्स्ट इन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे प्रयासों का परिणाम जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनकी जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं अभी कोई एफ़र्ट करूं और उस एफ़र्ट को लेके मेरी ये एक एक्सपेक्टेशन हो कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उस काम को करने में जो मेरी मोटिवेशन है वो कैसी होगी, बहुत हाई होगी। मैं अपने कितने एफ़र्ट दूंगा, मैं अपना 100% उस कार्य में, उस प्रोजेक्ट में, उस टास्क में अपना 100% दूंगा। क्यों? क्योंकि जो परिणाम है ये क्या है, ये मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है या इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे मोटिवेशन के लेवल को आगे बढ़ाती है और उसे और इम्प्रूव करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी में जो मेजर 3 कंपोनेंट है उनका क्या अर्थ है और वो किस प्रकार हमें मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करते हैं। तो जो उसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटलिटी, कर्णत्व, सेकंड है वैलेंस और थर्ड है एक्सपेक्टेंसी अर्थात प्रत्याशा। एक्सपेक्टेंसी का डिस्कशन हम लोग इस थ्योरी के शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि कर्णत्व, इंस्ट्रूमेंटलिटी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो जो उसके आउटकम्स हैं या हमें ऑर्गेनाइजेशन से जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं उसको लेके हमारा क्या बिलीफ है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस है, ये जो हमारा एफर्ट है, ये किसके परिणाम में जाएगा या इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, उसको लेके हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, हमारी क्या कॉन्फिडेंस है, हमारी क्या कॉन्फिडेंस की प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, हमारी इंस्ट्रूमेंटलिटी। और ये जो है ये क्या रिलेशनशिप क्रिएट करती है, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे मेज़र करती है। अर्थात यदि मुझे लगे कि ये मेरी परफॉर्मेंस है या और ये मेरा रिवॉर्ड है, तो इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको मेज़र करने में हमें इंस्ट्रूमेंटलिटी हेल्प करती है। उसका यही एक अर्थ होता है। तो इंस्ट्रूमेंटलिटी जो है वो ±1 तक हो सकती है। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि +1 का क्या मीनिंग है, 0 का क्या मीनिंग है और -1 का क्या मीनिंग है। तो +1 का जो अर्थ है वो होगा कि जो आउटकम है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी टास्क की परफॉर्मेंस पर, हमारे एफर्ट्स पर, कि मैं अपनी टास्क में कैसा एफर्ट करता हूँ, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, उस टास्क को कंप्लीट होने के बाद जो मुझे आउटकम्स मिलेंगे, जो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 0 की कंडीशन, जब मेरा ये बिलीफ हो, ये मेरी कॉन्फिडेंस हो कि मेरे टास्क में परफॉर्मेंस, एफर्ट और जो उसका आउटकम मिलने वाला है इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो कैसी कंडीशन होगी, 0 की। तीसरी कंडीशन क्या होगी, -1। यहाँ पर जो मेरा बिलीफ है वो कैसा है, +1 के जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर मैं क्या मान रहा था कि मेरा अच्छा एफर्ट होगा, हाई परफॉर्मेंस होगी, तो क्या होगा, मेरा जो आउटकम है, जो अच्छे आउटकम है, जो पॉजिटिव आउटकम्स है वो मुझे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस निगेटिवली एसोसिएट हो रही है किसके साथ, आउटकम की प्रोबेबिलिटी के साथ। उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वैलेंस। जो वैलेंस का कॉन्सेप्ट है ये हमें क्या मेज़र करने में या क्या समझने में मदद करता है कि जो आउटकम्स हैं वो क्या मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं या उनसे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो टेक्निकली वैलेंस हमारे सेटिस्फैक्शन के लेवल को स्केल करने में, मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। जो वैलेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि जो हमें रिवॉर्ड्स मिले उसको लेकर हम लोगों की क्या परसेप्शन, क्या एक्सपेक्टेशन या फीलिंग या नीड है।
उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का क्या अर्थ है कि जो इंडिविजुअल का बिलीफ है किसके लिए, आउटकम के लिए, कि मेरा ये एफर्ट है अब मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा किसी के लिए उस एफर्ट के आउटकम में रूप में। तो ये कैसा हो सकता है, ज़ीरो और ज़ीरो से लेकर 1। यहाँ 1 का क्या अर्थ है कि मुझे 100% एक्सपेक्टेशन है या मैं 100% मेरा बिलीफ है कि मुझे ये आउटकम मिलेंगे। 0 का मतलब है कि मुझे लगता है कि जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ उससे भी मुझे कोई बेहतर रिजल्ट या जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं मिलेंगे। कॉमनली जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेंसी का लेवल है वो 0 से अधिक ही होता है, क्योंकि यदि हमारा 0 का एक्सपेक्टेशन का लेवल है तो क्या होगा कि हम लोग कोई लगेगा कि जो कार्य करेंगे उसका भी कोई एफर्ट, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो हम लोग उस काम में कम इन्वॉल्व होंगे, हमारी मोटिवेशन का लेवल कम होगा। अब हम लोग आगे इस थ्योरी का जो एक बेसिक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से इस थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी कहती है कि जो मोटिवेशन है वो किसका आउटकम है, तो मोटिवेशन हमारा आउटकम होगा वैलेंस का इंटू आई इंटू ई। यहाँ पर हम लोगों ने जो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, ये इन तीनों के इंटरेक्शन का आउटकम है। कौन, मोटिवेशन। तो हमें अपनी मोटिवेशन को समझने, उसे कंट्रोल करने और उसको आगे इम्प्रूव करने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना होगा। अब हम आगे ये समझते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो किस प्रकार हमें मोटिवेशन या मोटिवेशन के स्टेटस को समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों चीज़ें हैं, वैलेंस, वी, आई और ई। यहाँ पर मोटिवेशन का स्टेट। तो यदि वैलेंस हाई होगा, इंस्ट्रूमेंटलिटी भी हाई होगी और एक्सपेक्टेंसी भी हाई होगी, तो क्या होगा, हमारी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी या स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन, जब ये तीनों जो कंपोनेंट हैं ये अपने हाई लेवल पर हैं। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन, यदि वी जो है वो लो कंडीशन में हो और आई और ई ये दोनों हाई कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में क्या आउटकम हमें मिलते हैं, मॉडरेट मोटिवेशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब वी हाई हो, आई एल हो, लो हो और उसके बाद जो ई है वो भी हाई हो, तो वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन होगी, स्ट्रॉन्ग अवॉइडेंस की। अर्थात हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो काम है उसे मैक्सिमम तरीके से अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट क्या कंडीशन हमारे सामने हो सकती है कि हमारे पास वी लो हो, उसके बाद आई भी लो हो और एच हमारा हाई हो, ई हमारा हाई हो। तो ये जो कंडीशन होगी ये हमारी मॉडरेट अवॉइडेंस को शो करेगी। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हम ये देखें कि यदि हमारा वैलेंस भी लो हो, यदि हमारा आई भी लो हो, यदि हमारा वैलेंस भी लो हो, यदि हमारा आई भी लो हो और हमारा एक्सपेक्टेंसी भी लो हो, तो ये जो कंडीशन होती है ये होगी स्ट्रॉन्ग अवॉइडेंस की। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि ये जो तीनों कंपोनेंट है ये किस प्रकार से हमारे मोटिवेशन के डिफरेंट लेवल्स को डिटरमाइन करता है और हमें हमारे मोटिवेशन के प्रोसेस को समझने में मदद करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है उसके डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट थ्योरी है जिसका डिस्कशन अब हम लोग आगे करने वाले हैं, वो जो थ्योरी है वो है पोर्टर एंड लॉवलर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो थ्योरी है
इस थ्योरी का जो मेजर फोकस था, जो फंक्शन था, वो था कि जो विक्टर व्रूम ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी में जो लिमिटेशंस थी, जो कमियां रह गई थी, उन थ्योरीज, उन कमियों को या लिमिटेशंस को या फ्लॉज को कम करने के लिए इस थ्योरी को आगे इम्प्रूव किया गया। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये बिलीव करती है कि जो मोटिवेशन है और जो सेटिस्फैक्शन है और जो परफॉर्मेंस है, ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मोटिवेशन है वही सेटिस्फैक्शन है और जो सेटिस्फैक्शन है वही परफॉर्मेंस है। हम लोग इन तीनों को इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और इन तीनों कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग, इन तीनों के डिफरेंट प्रोसेस और वो फैक्टर्स जो इन तीनों को डिफरेंटली डिटरमाइन करते हैं और इन तीनों वेरिएबल्स के जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको समझने की आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त ये क्या कहता है कि वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी के अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो किस में हेल्प करते हैं, हमारे मोटिवेशन को समझने, मोटिवेशन को डिटरमाइन करने और मोटिवेशन को कंट्रोल करने और किस प्रकार के प्रोग्राम्स हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाएं जिससे हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोटिवेशन के लेवल में इम्प्रूवमेंट हो और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करें। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स के बारे में ये डिस्कशन करती है। इसीलिए इस थ्योरी को मल्टी वेरिएबल मॉडल भी कहा गया। मल्टी वेरिएबल मॉडल का अर्थ है कि ये जो और डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी के अतिरिक्त भी जो वेरिएबल्स हैं जो किसको प्रभावित कर सकते हैं, मोटिवेशन को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, उनके एफर्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में इस थ्योरी में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग मल्टी वेरिएबल मॉडल भी कहते हैं या मल्टी वेरिएबल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आगे ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये मॉडल किस प्रकार से मोटिवेशन और मोटिवेशन से जुड़े हुए जो और वेरिएबल्स हैं, जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं एफर्ट। क्योंकि जब हम लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, एफर्ट, कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं, हम कितना इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो एफर्ट है ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है या इन्हें कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि एफर्ट को दो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये कौन से दो कंपोनेंट हैं? पहला है वैलेंस ऑफ रिवॉर्ड, तथा दूसरा है परसीव्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बारे में बताती है। तो यहाँ पर जो एफर्ट है वो किन दो चीज़ों से मिलके बना? वैलेंस ऑफ रिवॉर्ड और परसीव्ड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब जो सेकंड है वो क्या है? परफॉर्मेंस। यहाँ इन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस है ये किससे ड्राइव होती है? एफर्ट से।
क्योंकि हम जैसा एफर्ट करेंगे वैसा हमारा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन अब ये जो एफर्ट है ये और किन दो चीज़ों से प्रभावित होता है, या और कौन ऐसी दो चीज़ें हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करती हैं? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे एफर्ट हैं ये हमारी स्किल्स से और हमारी एबिलिटीज़ से प्रभावित होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे एफर्ट हैं इन्हें और कौन प्रभावित करता है? इन्हें प्रभावित करते हैं हमारे रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात कि जो हमारे एफर्ट हैं इन्हें दो चीज़ें मिलकर डिटरमाइन, या आप कहिए इंटीग्रेट करती है, या उसे डिटरमाइन करेगी, उसके स्वरूप को निर्धारित करेगी। उसमें कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी? हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, और हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है। तो आप देखिए, अगर मुझे कोई कार्य करना माना नहीं आता है, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं हैं और ऑर्गेनाइजेशन में मेरा वो रोल भी नहीं है, तो क्या होगा? मेरा जो एफ़र्ट है वो अपनी शेप नहीं ले पाएगा। अगर मुझे आता ही नहीं है तो मेरे एफ़र्ट कैसे होंगे? लो होंगे। लेकिन अगर मेरी जो स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं, मेरी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो क्या होगा? मेरा एफ़र्ट भी अच्छा होगा और जो मेरी एफ़र्ट है उससे जो मेरा परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि स्किल्स से मैंने एफ़र्ट को डेवलप किया और उन एफ़र्ट्स को डेवलप करके मैंने अपनी परफॉर्मेंस में आगे आउटकम के फॉर्मेट में दिया। अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ बचती है वो है परफॉर्मेंस के बाद सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि। संतुष्टि जिसका लिए हम ये सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। संतुष्टि, क्योंकि ये जो हमारा आउटकम है जिसको हम सबसे ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं वो है सेटिस्फैक्शन। अगर हम सेटिस्फाइड होंगे तो हमारे मोटिवेशन के लेवल में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो जो परफॉर्मेंस है और जो ये सेटिस्फैक्शन है इसका जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें भी और कुछ वेरिएबल्स हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन है? जैसे परफॉर्मेंस को क्या क्या मेरा प्रभावित करेगा? मेरे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। तो परफॉर्मेंस को क्या क्या मिल सकता है? या तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलेंगे या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलेंगे। तो यदि परफॉर्मेंस को हम इंट्रिंसिक रिवॉर्ड से या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से रीइंफोर्स करें तो वो जो रीइंफोर्समेंट है उससे मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी और जो मेरा सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो भी हाई होगा। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये भी डायरेक्टली इस तरीके से नहीं होगा, इसमें भी और वेरिएबल्स हैं जो इस रिलेशनशिप को मॉडरेट करेंगे या आप कहिए इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो कौन सा वेरिएबल है? वो वेरिएबल है कंपैरिजन। किससे? हमारे एफर्ट और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारा कंपैरिजन है, रिवॉर्ड और एफर्ट की प्रोबेबिलिटी है, वो मेरे परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन का जो ये रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, इसको प्रभावित करती है। तो हमने देखा कि जो हमारे तीनों वेरिएबल हैं, एफर्ट, परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन, ये तीनों अलग हैं, इनकी प्रोसेसेस अलग हैं, इनको जो वेरिएबल्स प्रभावित करते हैं वो भी अलग हैं। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में हम लोगों ने, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मोटिवेशन की जो थेरीज़ हैं, जिन थेरीज़ को हम लोग प्रोसेस थेरीज़ की कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। पहले हमने जाना कि प्रोसेस थेरीज़ क्या होती हैं, वो किस प्रकार कंटेंट थेरीज़ से डिफरेंट हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस थ्योरी में एडम्स के वर्क को समझा, एडम्स का वर्क किस प्रकार हमें ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को समझने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने वूम के वर्क को समझा
और वूम का वर्क हमें किस प्रकार हमारी मोटिवेशन और प्रोग्राम्स को जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के हम लोग चेंजेस कर सकते हैं वो समझा। उसके बाद अब हम लास्ट में हम लोगों ने इस सिद्धांत को समझकर आज के इस लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आगे के जो लेक्चर्स हैं, मोटिवेशन की जो बाकी थ्योरीज़ हैं, आगे के लेक्चर्स में हम लोग उन थ्योरीज़ के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।